हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर की इस वीडियो में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के आगामी एग्जाम के लिए कराए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना न भूलें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन का अपना सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरत हवाई अड्डा। दोस्तों सूरत हवाई अड्डा है कहाँ पे, तो ये पड़ता है दोस्तों गुजरात के अंदर। सूरत में आपसे भी जानते हैं सूती वस्त्रों से संबंधित जो है ना सूरत उसके लिए प्रसिद्ध है। तो सूरत जो हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। ये निर्णय कब लिया गया है, तो मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया दोस्तों 15 दिसंबर 2023 को। तो 15 दिसंबर 2023 को जो सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित कर दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश का द्वार बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों वेस्टर्न घाट यानी कि जो पश्चिम की ओर एक सबसे बड़े जो ना हब के रूप में ये हवाई अड्डा जो है उभरेगा। निर्बाध यानी निर्यात और आयात संचालन की सुविधा यह प्रदान करेगा। बड़े तौर पर इस पे आयात और निर्यात इस एयरपोर्ट से हो सकेगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। आर्थिक विकास यानी दोस्तों इकोनॉमिकल, और जो विदेशी निवेश यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको दोस्तों जो है ना अपने देश की ओर आकर्षित करेगा। और राजनीतिक संबंध दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबद्धता को भी ये मजबूत करेगा। तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। 15 दिसंबर 2023 को निर्णय लिया गया। पूछेगा सूरत हवाई अड्डा कहाँ पे है, किस नाम से है, तो सूरत हवाई अड्डे के नाम से रहेगा और ये गुजरात के अंदर आपका रहेगा। उसके बाद सागरमाला भारत के जीडीपी विकास और समुद्री क्षेत्र के बदलाव पर केंद्रित। अब ये सागरमाला है क्या दोस्तों, तो सागरमाला है दोस्तों देखिएगा जो ना जितने भी बंदरगाह हैं उनको देखिए सागरमाला के 5 स्तंभ बंदरगाहों का आधुनिकीकरण यानी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना। बंदरगाह जो है दोस्तों इनका आधुनिकीकरण यानी कि इनको दोस्तों एक तरीके से नवीनीकरण रूप देना। बंदरगाहों की सुयोग्यता आपस में दोस्तों संयोजन बनाए रखने के लिए काम करना। बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, जो बंदरगाह जहां पर लगती है उसके आसपास में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तटीय समुदाय का विकास, जो दोस्तों कोस्टल एरिया हैं बंदरगाहों के आसपास उनका जो एरिया है उनको डेवलप करना। और तटीय नौवाहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के करीब जो है इनको स्थापित करना, इनमें और ज़्यादा विकास के लिए काम करना। तो ये सागरमाला क्षेत्र के लिए दोस्तों इसमें अभी बदलाव कुछ किए गए हैं। इन जो है ना इस परियोजनाओं में इन पर काम किया जाएगा। उसके बाद भारतमाला दोस्तों नेशनल हाईवे के द्वारा पूरे भारत को जोड़ना। और सागरमाला है दोस्तों जो ना बंदरगाहों के द्वारा भारत को जोड़ना। अब सागरमाला के भारत को अभूतपूर्व रूप से जोड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि चारों तरफ जो नेशनल हाईवे का जाल सा भारत के अंदर बिछा दिया गया है। इसमें 34,800 किलोमीटर नई सड़कें जो ना भारत में बनाई जाएंगी और टोटल 5,35,000 करोड़ का निवेश जो है ना भारत में इसमें सड़कों के रूप में किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आर्थिक गलियारे की लगभग 9,000 किलोमीटर पूर्ण आर्थिक क्षमता को अनलॉक करना, यानी कि जो हाईवे हैं वे दोस्तों इसमें बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे जिसको हम बोलेंगे, हाईवे नहीं एक्सप्रेसवे इसको हम बोलेंगे। इंटर कॉरिडोर और फीटर रूट 6,000 किलोमीटर समग्र कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना। जो ना कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए दोस्तों लगभग और 6,000 किलोमीटर की जो एक्सप्रेसवे हैं उनसे जो लिंक रोड होते हैं, यानी कि दोस्तों जहाँ पर आपसे भी जानते हैं कहीं कहीं से ये लिंक रोड उन पर कनेक्ट करते हैं एक्सप्रेसवे पर जहाँ पर आपका टोल टैक्स लगा होता है, तो उनके द्वारा कनेक्टिविटी उनकी सुनिश्चित करना ये भी बताया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार 5,000 किलोमीटर की दक्षता इसमें, यानी कि लगभग 5,000 किलोमीटर की और जो ना इसमें जो अपने एक्सप्रेसवे हैं इनमें बढ़ाना जो ना। उसके बाद आगे है सीमा सड़कें और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी 2,000 किलोमीटर सीमा कनेक्टिविटी को बढ़ा देना। यानी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी है दोस्तों दूसरे देशों को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना। जैसे नेपाल सड़क के मार्ग जुड़ता है, बांग्लादेश जुड़ता है, सिक्किम जुड़ता है, भूटान जुड़ता है, तो इनमें और ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है ना बढ़ाना सड़कों की। उसके बाद दोस्तों आगे है तटीय सड़कें और बंदरगाह कनेक्टिविटी 2,000 किलोमीटर प्रगति के लिए बंदरगाहों का लाभ उठाना। तो बंदरगाहें भी सड़क के द्वारा जोड़ना, जो जहां तक जिस भी कोस्टल एरिया से जो ना सड़क जो एक्सप्रेसवे जो है वो जुड़ता है। उसके बाद है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के लाभ के लिए एक्सप्रेस की जो है ना गति निर्धारित करना, और शेष कार्य रहेगी NDHDP 10,000 किलोमीटर यानी सर्वांगीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। तो एक तरीके से दोस्तों भारतमाला का रूप है जो सड़कों के द्वारा सड़कों का और विकास करना और सड़कों का जाल बिछाना, भारत के हर एक हिस्से को भारतमाला जो सड़क परिवहन योजना है उसके द्वारा जोड़ना, इसमें मेन रूट जो है वो दिखाया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपका है PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना, तो PM विश्वकर्मा योजना दोस्तों भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बना रहा, भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों को जो है वो सशक्त बनाना PM विश्वकर्मा योजना में रहेगा। इसमें क्या है, बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहित कौशल दिया जाएगा। जितने भी जैसे मिट्टी के घड़े बनाना है या और जो कलाकारी अपनी जो प्रदर्शित करता है, चित्रित करता है, पेंटर हो, कारपेंटर हो, मिट्टी यानी कि कुम्हार हो, इस तरीके से लगभग ये आपका रहेगा दोस्तों 3,15,000 टूल किट प्रोत्साहन, ये जो है ना बांटे जाएंगे। इन सभी को गिरवी रहित ऋण सहायता, इनको ऋण सहायता भी दी जाएगी 1 लाख तक पहली किस्त में और दूसरी 72 लाख तक दूसरी किस्त के हिसाब से ऋण सहायता इनको दी जाएगी अपना व्यापार शुरू करने के लिए। दोस्तों इनको डिजिटल लेन देन और विपणन सहायता के लिए भी प्रोत्साहन करना, यानी कि डिजिटल लेन देन के प्रति इनको बढ़ावा देना कि डिजिटल लेन देन कैसे करना, चाहे UPI के थ्रू लेन देन करें या दोस्तों आपसे भी जानते हैं आजकल फ़ोन पे, भीम ऐप, ये पेटीएम सब, गूगल पे, ये आपका इनके द्वारा डिजिटल योजना को यानी डिजिटल प्रोत्साहन जो है ना लेन देन में बढ़ावा देना। योजना के तहत 18 पारंपरिक शिल्प कार्य जितने हैं उनको शामिल किया जाएगा। बायोमेट्रिक आधारित PM विश्वकर्मा पोर्टल पर सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का जो ना निःशुल्क पंजीकरण, इन सभी का दोस्तों जो PM विश्वकर्मा पोर्टल योजना है उस पर रहेगा। कारीगरों और शिल्पकारों को जो ना पहचान पत्र के द्वारा मान्यता देना, प्रमाण पहचान पत्र के द्वारा मान्यता देना। एक तरीके से ID कार्ड दोस्तों इनके होना चाहिए कि भी हाँ फेमस जो चीज़ होगी उनके लिए इनको प्रोत्साहन के साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उसके बाद है अक्षय ऊर्जा में अग्रणी भारत। दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का जो उत्पादक है दोस्तों भारत, सबसे पहला आपको कमेंट करके बताना दोस्तों कौन सा है, सबसे पहला कमेंट करके बताना कौन सा है। जो ना पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो ना भारत का चौथा स्थान, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का भी फिलहाल वर्तमान में 5वां स्थान है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का तीसरा स्थान रहा है। अक्षय ऊर्जा जो आकर्षण संस्थान सूचकांक है दोस्तों उसमें 2021 में भारत का तीसरा स्थान रहा है। उसके बाद दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, जलवायु कार्रवाई 2070 तक भारत जो ना शून्य उत्सर्जन जो यानी कि जीरो एमिशन की ओर अग्रसर है। 2070 तक भारत जीरो कार्बन एमिशन जो है वो जो है बन जाएगा, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। भारत के ऊर्जा मिश्रण में 40% हिस्सा जो ना अक्षय ऊर्जा का, चाहे उसमें सौर ऊर्जा की बात करता हूँ दोस्तों, पवन ऊर्जा की बात करता हूँ, या फिर जो आपका दोस्तों होती है गैसेज वगैरह जो उनके गलन सड़न मिश्रण से बनाई जाती है उनकी तरफ और जो है ना आकर्षित करते रहे हैं। जो मेन कार्य है दोस्तों वो आपका सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर निर्भर करेगा, जैसे कि आपको पवन चक्की दिखाई गई है। उसके बाद अब भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 8 वर्षों में यानी पिछले 8 सालों में लगभग 2400% की वृद्धि जो है ना दर्ज की गई है, क्योंकि सोलर ऊर्जा जो है दोस्तों इसका बहुत बढ़ावा मिला, चाहे सोलर पंप लगे हों घरों पर, रूफ सोलर प्लांट, रूफ सोलर लगे हों। इसका COP21 के लक्ष्यों को समय से 9 वर्ष पहले हासिल इसमें कर लिया गया, यानी इतना टारगेट रखा गया था। COP जो आपका 21 वर्ष पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो सम्मेलन होता है दोस्तों उसमें। उसके बाद आगे है नागार्जुन सागर बांध, अभी फिलहाल चर्चाओं में रहा दोस्तों, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले नागार्जुन सागर बांध, ये आपका कृष्णा रिवर पर है दोस्तों, इसके बारे में आगे देखते हैं खबरों में फिलहाल क्यों रहा है। तो हाल ही में नागार्जुन सागर बांध के आधे हिस्से पर नियंत्रण किया गया है। गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश से पहले स्थिति बहाल करने को कहा गया है। तो ये खबरों में इसलिए रहा दोस्तों, जो नागार्जुन सागर बांध के आधे हिस्से पर नियंत्रण यानी एक तरीके से इसको बंद किया गया है। जो डैमेज कंट्रोल होता है दोस्तों उसको ठीक कर रहे हैं लगातार, इसलिए ये फिलहाल खबरों में ज़रूर है। कहीं ये जो दोस्तों अगर आपका बांध टूटता है तो इससे बहुत विनाशकारी जो है बाढ़ आने की भी संभावना है महाराष्ट्र वगैरह के इलाके के अंदर। तो बांध रहेगा कृष्णा नदी पर, माफ़ कीजिएगा आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र गलती से बोला गया। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ना
इस बाढ़ को एक तो इस माफ कीजिएगा इस जो है ना बांध को जो है ना मरम्मत का कार्य या फिर इसमें दोस्तों जो आधा हिस्सा है इसके अभी बंद किया गया है पानी की उपलब्धता ज़्यादा को देखते हुए और मरम्मत कार्य इंस्ट्रक्शंस वगैरह को देखते हुए। तो अभी ये इसलिए चर्चाओं में रहा है। नागार्जुन सागर बांध यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले में और आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले के बीच बनाया गया, तो दोनों के अंदर पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये दो जो क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं कि नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश ही इसका राइट आंसर रहेगा, बनेगा दोनों की सीमाओं के आधार पर दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कृष्णा नदी पर बना है और विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। चिनाई वाला दोस्तों यानी कि कारीगरों द्वारा बनाया गया। इसका जो नाम है वो पास की एक पहाड़ी और द्वीप नागार्जुन कोंडा के नाम से लिया गया है। तो यह नागार्जुन सागर बांध है हरित क्रांति के एक तत्व के रूप में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सिंचाई पहल परियोजनाओं में एक, यानी सिंचाई के लिए भी इस बांध को बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों नागार्जुन सागर बांध का नियंत्रण और पर्यवेक्षण तेलंगाना द्वारा किया जाता है। तो तेलंगाना इस पर जो है काम करता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपके एग्जाम के हिसाब से पूछेगा दोस्तों तो आपको पूछ लेगा नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर बना हुआ है, किस जो ना राज्य में है। तो आपका आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी ये राइट आंसर रहेगा। ज़्यादातर यही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कृष्णा नदी। दोस्तों यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है क्योंकि कृष्णा नदी का जिक्र आया है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो पहाड़ियाँ दोस्तों उनके निकट से होता है और ये आपकी दोस्तों दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे नदी है, यानी इससे पहले कौन सी है, गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी या बड़ी नदी है। 4 राज्यों में ये बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में इधर यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कृष्णा नदी को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारे पर विवाद भी है। उसके बाद पीला सागर भी दोस्तों हाल ही में येलो सी जो हो चर्चाओं में रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। खबरों में क्यों रहा है, क्योंकि जो दोस्तों अमेरिकी एक F-16 विमान हाल ही में दक्षिण कोरिया के तट पर जो ना पीले सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो पीले सागर में जो है दोस्तों अमेरिका F-16 विमान है, लड़ाकू विमान अमेरिका का ये है, ये दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे हो गया है। पीले सागर का नाम प्रमुख चीनी नदियों के गाद वाले युक्त पानी के कारण जो है दोस्तों इसमें पड़ा है। ये पीला सागर जो है वो पूर्वी चीन सागर का हिस्सा है और मुख्य रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर सीमांत समुद्र का ये रहेगा। यह चीन और कोरिया प्रायद्वीप के बीच स्थित है। पीला सागर येलो सी, इसके विस्तार को कोरिया की खाड़ी कहा जाता है, यानी इस पीले सागर को जो फैला हुआ एरिया है इसको कोरिया की खाड़ी भी कहा जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में बोहाई सागर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं F-16 विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इस येलो सी में। यह एक लड़ाकू विमान था, एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। चौथी पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान ये था, अमेरिका का ये था। इसे जनरल डायनेमिक्स द्वारा संयुक्त राज्य वायु सेना के लिए विकसित किया गया था अमेरिका के द्वारा। यह हर मौसम में काम करने में बहुउद्देशीय विमान के रूप में डिजाइन किया गया था। विमान उत्पादन को 1976 में मंजूरी दी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर थे। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।